हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और इस वीडियो का हमारा आज का चैप्टर रहने वाला है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। पूरा चैप्टर हम वन क्लिक में शूट करने वाले हैं यहाँ पर पे, और आपको वीडियो पर कंसिस्टेंसी के साथ बने रहना है। पूरा चैप्टर आपका क्लियर होने वाला है। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम इस टॉपिक में बात करेंगे कॉलोनियल पीरियड, यानी किसे कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है। ये सबसे पहला टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। तो देखिए, डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज अ कॉलोनियल पीरियड। देखिए बच्चों, कॉलोनियल पीरियड किसे कहा जाता है। हमारी इंडियन इकोनॉमी में कॉलोनियल पीरियड का टाइम पीरियड 1757 से लेकर 1947 तक रहा। यानी ब्रिटिशर्स ने 1757 में जब हमारी इंडियन इकोनॉमी में बैटल ऑफ प्लासी हुआ तब एंट्री ली और 1947 तक रहे। यानी दो कंट्रीज के बीच में एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक कंट्री रूलर होती है एंड सेकंड उसकी कॉलोनी होती है। रूलर कंट्री रूल्स रेगुलेशन एंड पॉलिसी डिटरमाइन करती है फॉर द कॉलोनी कंट्री। तो इन बिटवीन 1757 से लेकर 1947 तक हम एज ए कॉलोनी काम करते थे ब्रिटिशर्स के, और इसी टाइम पीरियड को कॉलोनियलिज्म या फिर कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक जो ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड हम लोगों को पढ़ने हैं। सबसे पहले हम आज बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल पीरियड। फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक लेंगे हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल पीरियड। फॉरेन ट्रेड की बात करेंगे, कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे फॉरेन ट्रेड कैसा था। डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करेंगे। इसके बाद हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंडियन इकोनॉमी का कैसा था उस टाइम, और लास्ट फाइनली फिर हम डिस्कस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर। चलिए आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर बात करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले यहाँ पर पे लैंड टेन्योर सिस्टम। यानी कि कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर हमारी इकोनॉमी में लैंड टेन्योर सिस्टम था। क्या होता है भाई लैंड टेन्योर सिस्टम? इसे जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है। इस सिस्टम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा हुआ था कि जो जमींदार थे उनको हेड बनाया हुआ था, यानी ओनरशिप राइट ट्रांसफर फ्रॉम फार्मर्स टू जमींदार। हमारे जो फार्मर्स थे उनकी लैंड की ओनरशिप फार्मर्स से जमींदारों को ट्रांसफर कर दी। एंड उस टाइम जमींदार नॉमिनल हेड हुआ करते थे जो हमारे फार्मर से टैक्स कलेक्ट करते थे, और उस टैक्स को ब्रिटिश इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया करते थे, जिसे हम लगान की फॉर्म में देखते थे। तो ब्रिटिश इकोनॉमी क्या करती थी, हमारे सारे ही किसान से टैक्स कलेक्ट करती थी जमींदारों के थ्रू, और वो जमींदार उस टैक्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ब्रिटिश इंडिया कंपनी को डिपॉजिट कर दिया करते थे। तो ये सबसे पहला पार्ट था एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसे लैंड टेन्योर सिस्टम कहा जाता है। बात करते हैं बच्चों कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखिएगा कमर्शियलाइजेशन किसे कहा जाता है। अगर मैं आपसे प्री कॉलोनियल पीरियड की बात करूं तो उसमें हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बिजनेस नहीं बना रखा था हमारे फार्मर्स ने। कोई कमर्शियल पर्पज से एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं की जाती थी। सेल्फ कंजप्शन की कमोडिटीज प्रोड्यूस करती थी, यानी उनको ड्यूरिंग अ ईयर जो भी भोजन चाहिए होता था एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू वो उसे प्रोड्यूस करते थे। और जो भी पार्ट बचता था तो विलेज में रहने वाले जो आर्टिसंस होते हैं जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाया करते थे उनको सप्लाई किया करते थे। यानी इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी बिजनेस नहीं किया जाता था एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के। लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमारे फार्मर्स को सिखाया कि आप एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन करिए, इसके अंदर कैश क्रॉप को उगाइए। कैश क्रॉप का यानी वो क्रॉप जो जल्दी ही कैश में कन्वर्ट हो जाए। इससे क्या होगा, हमारे फार्मर्स को बताया कि आपको एक इनकम मिलेगी रेगुलरली और उस इनकम से आप सेल्फ डिपेंड हो जाओगे। लेकिन इसके पीछे टारगेट हमारे किसानों को एडवांटेज देना नहीं था, इसके पीछे टारगेट भी खुद ब्रिटिश इकोनॉमी का एडवांटेज था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश इकोनॉमी का इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि उनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए उनको रॉ मटेरियल की जरूरत थी, जूट कॉटन इंडिगो जैसे की। अब उनकी इकोनॉमी में ये होता नहीं था। हमारे फार्मर्स को फोर्स करा कि कैश क्रॉप उगाइए। हमारे फार्मर्स इन कैश क्रॉप को उगाते थे और ब्रिटिश इकोनॉमी इसको एज अ रॉ मटेरियल अपने पास लेकर के जाती थी, और उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करके खुद की इकोनॉमी के रिक्वायरमेंट को पूरा करती थी। और जो रेस्ट ऑफ द फिनिश्ड गुड्स बचते थे उनको इंडिया के मार्केट में आकर के काफी ज्यादा हाई प्राइसेस पे सेल किया करते थे। यानी हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कमर्शियलाइजेशन भी ब्रिटिश इकोनॉमी ने ही करा कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। बात नंबर थर्ड करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। यानी उस टाइम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन भी लो था
एंड प्रोडक्टिविटी भी लो थी। इसके पीछे कई सारे लॉजिक है, क्योंकि हमारे पास कोई खास इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। ब्रिटिश इकोनॉमी हमारे फार्मर्स के लिए कुछ ऐसे भी काम नहीं करती थी जिससे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, लाइक दैट केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, HYV सीड्स, ये कोई चीजें अवेलेबल नहीं करवाया करती थी। और हमें तो हमारे जो फार्मर्स था उनको टोटली रेनफॉल पर डिपेंड रहना होता था, इसलिए प्रोडक्शन भी कम था, प्रोडक्टिविटी भी कम थी। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही अलग पार्ट होते हैं। प्रोडक्शन का मतलब लिया जाता है टोटल आउटपुट ऑफ द लैंड, यानी अगर आपके पास लैंड का इतना पार्ट है तो उसका जो टोटल आउटपुट है उसे कहा जाता है प्रोडक्शन। एंड प्रोडक्टिविटी का मतलब था पर हेक्टर आउटपुट ऑफ द लैंड, यानी आपकी टोटल लैंड का पर हेक्टर आउटपुट जो आता है उसे प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। तो हमारे पास कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होने की वजह से, या ब्रिटिशर्स कोई खास फैसिलिटी हम लोगों को प्रोवाइड नहीं करते थे, या मानसून पर टोटली डिपेंड रहने की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही लोअर कंडीशन में थी। नेक्स्ट बात करते हैं हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। एग्रीकल्चर आज भी अनसर्टेनिटी है और उस टाइम पर भी अनसर्टेनिटी बना हुआ था, क्योंकि टोटली मानसून पर डिपेंड रहना होता था। काफी ज्यादा अगर रेनफॉल होती थी तो फसलें खराब हो जाती थी, अगर रेनफॉल नहीं होती थी तो फसल सूख जाती थी। पूरी की पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ अनसर्टेनिटी बनी हुई रहती थी। नेक्स्ट है लो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी उस टाइम हमारे पास एग्रीकल्चर को करने के लिए कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। आज तो सारे काम किससे होते हैं, टेक्नोलॉजी से होते हैं। अगर फसलों की कटाई की बात भी करें, कल्टीवेशन की बात करें, तो वो भी मशीनों के थ्रू होता है। लेकिन उस जमाने में कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे हमारे पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, और नहीं ब्रिटिशर्स हमें कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते थे। सारे काम किससे होते थे, कल्टीवेशन का काम भी हाथों से होता था। अगर बीज लगाने की बात आती है खेतों में तो वो भी सब हाथों से हुआ करता था, यानी हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी थी। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी या पुरानी टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर काम किया करते थे। नेक्स्ट है नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी हमारे किसान फर्टिलाइजर्स पे यकीन करते ही नहीं थे, यूज ही नहीं लेते थे। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल तरीके से जो लैंड की फर्टिलिटी जिन चीजों से इंक्रीज होती थी, केवल उन्हीं चीज को यूज में लिया करते थे। वो समझते थे अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज में लेंगे तो हमारी लैंड पहले से डिग्रेड हो जाएगी और इसकी हैबिचुअल हो जाएगी, और हमें हमेशा के लिए केवल किस पर डिपेंड रहना पड़ जाएगा, लैंड की फर्टिलिटी के लिए फर्टिलाइजर्स पर डिपेंड रहना पड़ जाएगा। इसलिए नेग्लिजिबल यूज, यानी हमारे फार्मर्स फर्टिलाइजर्स भी यूज में नहीं लेते थे क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए। तो बच्चों, ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है जिस पर हमने बात करी कि किस तरीके से एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश पीरियड हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर चीजों को रिलेट करता था। अब हम आगे बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर। एक किसी भी इकोनॉमी की अगर ग्रोथ करनी है तो उस इकोनॉमी का इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी ज्यादा डेवलप होना चाहिए। आज हम अगर मान लीजिए किसी कंट्रीज की बात करें, जैसे अमेरिका, चाइना की बात करें, तो आज इंडिया से काफी ज्यादा आगे। उसके पीछे रीजन इंडस्ट्रियल सेक्टर। उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इसलिए पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है, रिसोर्सेज भी ज्यादा है, एंड टेक्नोलॉजी भी ज्यादा है। मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर सेक्टर की कंपेयर में। इसलिए किसी भी इकोनॉमी का अगर डेवलपमेंट पॉसिबल है तो उसके लिए उस इकोनॉमी का इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर बात कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर। अब ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो, वो तो केवल और केवल इंडिया को यूज में लेते थे। इंडिया के यूज के बिहाफ पर पे खुद की इकोनॉमी के इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने में लगे हुए थे। अब उन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, उस टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हमारे यहाँ पर पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हुआ करती थी। जितनी भी चीजें बनती थी यहाँ पर पे, चाहे खाने पीने की चीज हो, चाहे पहनने के कपड़े हो, चादर हो, कुछ भी एनीथिंग XYZ, सब कुछ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हुआ करता था। और हमारा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में एक स्पेशल आइडेंटिटी बनाए हुए था। लेकिन ब्रिटिशर्स ऐसा कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया का हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में फेमस हो और इंडिया अदर कंट्रीज को हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करे। इसलिए उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को भी डिक्लाइन करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि आप तो हमें केवल रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करिए, हम आपसे रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और फाइनल गुड्स बनाते हैं, वो फाइनल गुड्स हम आपको इंडिया में अवेलेबल करवा देंगे। यानी उन्होंने इंडिया को एक तरीके से केवल रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया और ब्रिटेन के मार्केट डेवलप करें इंडिया के अंदर, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्रिटेन के मार्केट यहाँ स्टेब्लिश हो और इंडियन इकोनॉमी में जब लोग उसको परचेज करें तो यहाँ की इनकम भी ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर या ब्रिटिश इकोनॉमी के अंदर चली जाए। सबसे पहला पॉइंट है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री।
सेकंड बात करते हैं डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी। देखिएगा, ब्रिटिशर्स का रास्ता यहाँ पर कॉलोनियल पीरियड था, तो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी में भी काफी ज्यादा वो भेदभाव करते थे। किस तरीके से भेदभाव करते थे? अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेड ऑफ ब्रिटिश गुड्स, यानी ब्रिटिश गुड्स तो कितनी भी क्वांटिटी में इंडिया के अंदर मार्केट में आकर के सेल हो सकती थी, लेकिन हमारी गुड्स उनके कंट्री में नहीं जा सकती थी जब तक उनकी परमिशन नहीं मिलेगी। एंड 50% ट्रेड वॉज अलाउड ओनली विद ब्रिटेन, यानी ब्रिटिश। हमारा जितना भी हम लोग फॉरेन ट्रेड करते थे उससे मोर देन 50% हमें केवल ब्रिटिश इकोनॉमी के साथ ट्रेड करना होता था, और जो 50% ट्रेड बचता था वो हम रेस्ट ऑफ द फ्यू कंट्रीज के साथ, जैसे चाइना, जिसे सिलोन जिसे प्रेजेंट में श्रीलंका कहा जाता है, पर्शिया जिसे प्रेजेंट में ईरान कहा जाता है, इन 3-4 कंट्रीज के साथ हम रेस्ट ऑफ द ट्रेड करते थे, लेकिन मोर देन 50% ट्रेड हमें केवल और केवल ब्रिटिशर्स के साथ करना होता था, यानी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी फॉलो करते थे हमारे लिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। अब आप ये देखिएगा कि ब्रिटिश इकोनॉमी के पास तो क्या था? मशीनें थी, यानी सब कुछ जितनी भी चीजें गुड्स एंड सर्विसेज बनती थी वो मशीनों के थ्रू बना करती थी और मशीनों से प्रोड्यूस होती थी। जब उनका मशीन मेड प्रोडक्ट हमारी इकोनॉमी में आता था तो हमारी इकोनॉमी में जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था उसको कंपटीशन देना पड़ता था मशीन मेड प्रोडक्ट से, और आप जानते हो कि मशीन मेड प्रोडक्ट के सामने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का टिकना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक जगह चीजें बन रही है मशीनरी से, वहां पर प्रिसीजन भी ज्यादा होगा चीजों में एंड क्वालिटी भी ज्यादा होगी। एक जगह हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में हाथ से बन रही है तो वहां पर मशीनों के कंपेयर में बनी हुई चीजों में हाँ प्रिसीजन भी कम होगा, क्वालिटी भी कम होगी। तो मशीन मेड प्रोडक्ट जो ब्रिटिश इकोनॉमी से हमारी इकोनॉमी में आ रहा था वो काफी कंपटीशन कर रहा था हमारे यहाँ के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट से, और एक तरीके से इतना फेमस हो गया कि यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट मैन थे, यानी जो विलेज में रहने वाले आर्टिसन जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाया करते थे, वो एक तरीके से अपने बिजनेस को शट डाउन करने की कंडीशन में आ गए। नेक्स्ट बात करेंगे हम चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड। जैसे जैसे ब्रिटिश इकोनॉमी से मशीन मेड प्रोडक्ट हमारी इकोनॉमी आने लगा तो यहाँ पर एक ऐसी सोसाइटी इमर्ज हो रही थी जो वेस्टर्न कल्चर फॉलो करती जा रही थी धीरे धीरे, यानी मशीन मेड प्रोडक्ट फॉलो करती जा रही थी। तो लोगों की पैटर्न डिमांड का पैटर्न चेंज हो गया, सब वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने लगे, ब्रिटिश इकोनॉमी से आने वाली मशीन मेड प्रोडक्ट को फॉलो करने लग गए। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था वो धीरे 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 डिक्लाइन करना शुरू हो गया। नेक्स्ट है लो लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। हमारे पास कोई कैपिटल गुड्स भी नहीं थी। कैपिटल गुड्स का मतलब वो गुड्स जिनके बिहार पर मशीन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है। कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सारी चीजें कैपिटल गुड्स होती है। तो उस टाइम पर हमारे पास कोई ऐसी कैपिटल गुड्स भी नहीं थी जिनके बिहार पर हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करें। तो बच्चों ये हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर डिस्कस करा है एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल पीरियड। अब हम कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में कि हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था। देखिएगा फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है? जब टू और मोर देन टू कंट्रीज के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है तो इसे कहा जाता है फॉरेन ट्रेड। यानी इस इंडिया से गुड्स एंड सर्विसेज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर सेल हो और इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से गुड्स एंड सर्विसेज भी परचेज करे तो इसे फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। लेकिन हम जो फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हैं वो ब्रिटिश पीरियड के टाइम की बात करें कि फॉरेन ट्रेड के साथ था। तो सबसे पहला पॉइंट है एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। प्राइमरी प्रोडक्ट का मतलब होता है रॉ मटेरियल, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है जिसके बिहार पर केवल और केवल रॉ मटेरियल आता है। और यहाँ पर इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स का मतलब वो गुड्स जो फाइनली अब लोग इसका कंजप्शन करेंगे उसको फिनिश्ड गुड्स कहा जाता है। तो ब्रिटिशर ने फॉरेन ट्रेड में क्या कर रखा था? इंडिया को एक हब बना रखा था कि इंडिया हमें क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा रॉ मटेरियल, क्योंकि इंडिया के पास इंडस्ट्रियल सेक्टर है ही नहीं और ब्रिटिशर्स ने वैसे भी डेवलप नहीं होने दिया। तो वो हमारे यहाँ से पूरा का पूरा रॉ मटेरियल खुद की कंट्री में लेकर के जाते थे, वहां वो उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज में लेकर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाते थे और उनसे खुद की इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट पूरा होने के बाद जो सरप्लस बचता था उसको इंडिया के मार्केट में आकर काफी ज्यादा हाई प्राइसेस पे सेल किया करते थे। यानी फॉरेन ट्रेड में उन्होंने हमें एक्सपोर्टर बना करके छोड़ दिया प्राइमरी प्रोडक्ट का और हम इंपोर्ट करा करते थे उनसे फाइनल गुड्स। सेकंड बात करते हैं मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल का मतलब है कि हमें सबसे ज्यादा ट्रेड केवल ब्रिटिश इकोनॉमी के साथ करना होता था और बाकी का जो ट्रेड बचता था वो केवल फ्यू कंट्रीज के साथ करना होता था। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन का मतलब ये है कि जो भी हमारे फॉरेन ट्रेड से जो भी सरप्लस हमें मिलता था वो उस सरप्लस को
इंडिया की डेवलपमेंट एक्टिविटीज के अंदर यूज में नहीं लेते थे। उस सरप्लस को वो काम करते थे ब्रिटिश इकोनॉमी में अपने ऑफिस सेटअप करने के लिए, ताकि वहां से डायरेक्टली इंडिया को रूल किया जा सके। हमारे फॉरेन ट्रेड से जो भी सरप्लस बचता था, उस सरप्लस को वो खुद के ऑफिस सेटअप करने के लिए यूज में लिया करते थे, ताकि वहीं से बैठे बैठे इंडिया को आराम से वो रूल कर सके। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अब हम बात करेंगे बच्चों कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर डेमोग्राफिक प्रोफाइल की। सबसे पहले देखते हैं कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी। उससे पहले समझते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होती है। हमारी पॉपुलेशन, टोटल जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर लिटरेसी लेवल, इलिटरेसी लेवल, एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सारी चीजें किसका पार्ट होती है? डेमोग्राफिक प्रोफाइल का पार्ट होती है। अगर हम सबसे फर्स्ट सेंसस की बात करें तो इंडिया में सबसे पहला सेंसस ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे 1872 में कंडक्ट करा गया, और इस 1872 के टाइम पर जो इंडिया का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड मेयो था। लेकिन देखिएगा, जब लॉर्ड मेयो के शासन काल में सबसे पहले इंडिया के अंदर 1872 में पहला सेंसस कंडक्ट करा गया, तो प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाया। इसके बाद अगला सेंसस कंडक्ट हुआ 1881 में, जिसमें इंडिया का गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन इंडिया का गवर्नर जनरल था, और 1881 को फर्स्ट सिस्टमैटिक सेंसस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन की काउंटिंग में केवल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ही नहीं, बल्कि उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती है, लिटरेसी लेवल, इलिटरेसी लेवल, एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सेक्स रेशियो, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ये सारी चीजें डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर आती है। और ये सब चीजें 1872 में नहीं हो पाई थी, फर्स्ट टाइम 1881 में भी है, इसलिए इसको फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया 1881 भी कहा जाता है। और इसके बाद 1881 से कंटिन्यूसली हमारे इंडिया में एवरी 10 इयर्स में पॉपुलेशन यानी सेंसस कंडक्ट होता आया है। और हमारा जो लास्ट सेंसस रहा है वो रहा है 2011। 2021 में भी सेंसस कंडक्ट नहीं करा गया है ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से। अब 1881 के बाद एक ऐसा डिकेट आता है, सेंसस आता है 1921, और इस 1921 ईयर को कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। यानी 1921 को इंडिया का ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शंस की फर्स्ट स्टेज को क्रॉस करके सेकंड स्टेज में आ चुकी थी, जिसमें बर्थ रेट भी काफी ज्यादा हाई होती है एंड डेथ रेट भी काफी ज्यादा हाई होती है, और जो पॉपुलेशन की इंक्रीज होने की सबसे डेंजरस स्टेज होती है। इसलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। 1951 का जो सेंसस है उसे फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस कहा जाता है, क्योंकि 1947 में इकोनॉमी को इंडिपेंडेंस मिली, और इधर एवरी 10 इयर्स में पॉपुलेशन की काउंटिंग और सेंसस कंडक्ट होता है। इसलिए 1951 को फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस कहा जाता है। एंड 2001 का जो सेंसस है इसे सेंसस ऑफ न्यू सेंचुरी कहा जाता है। ठीक है, 2011 के सेंसस का स्लोगन रहा है आर पॉपुलेशन आर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब देखते हैं बच्चों कि इंडियन इकोनॉमी की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी वो किस तरीके थी कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। सबसे फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। बर्थ रेट का मतलब कि एक साल के अंदर 1000 लोगों में जितने भी न्यू बच्चे पैदा होते हैं उसे बर्थ रेट कहा जाता है। और डेथ रेट पर ईयर 1000 में से जितने लोगों की डेथ हो जाती है उसे डेथ रेट कहा जाता है। कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर इंडिया की जो बर्थ रेट थी वो भी हाई थी, और डेथ रेट की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा ही थी। बर्थ रेट हाई क्यों थी? क्योंकि लोग मेजर फैमिली को बिलोंग करा करते थे, या मेजर फैमिली में ज्यादा यकीन रखते थे, एजुकेटेड नहीं थे, वो केवल बड़ी फैमिली के एडवांटेज जानते थे, डिसएडवांटेज नहीं जानते थे। और ये समझते थे कि फैमिली जितनी बड़ी होगी इनकम कमाने वाले भी उतने ज्यादा होंगे, इसलिए बर्थ रेट आई थी। डेथ रेट आई थी ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, ड्यू टू ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। उस टाइम हमारे पास इतनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, डॉक्टर्स इतने नहीं थे, इसलिए डेथ रेट भी काफी ज्यादा हुआ करती थी। तो सबसे पहला पॉइंट है डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। सेकेंड आता है लो लिटरेसी लेवल। लोग उस टाइम पर पढ़ना ही पसंद नहीं करते थे। इंडिया की टोटल लिटरेसी लेवल ओनली 16% थी। टोटल इंडिया की जो लिटरेसी लेवल था वो 16, यानी 100 में से केवल 16 जने ही पढ़े हुए थे। और इसमें से भी सबसे ज्यादा जो टिपिकल टास्क था वो फीमेल लिटरेसी था, जो लेस देन 7% था, यानी लिटरेसी लेवल काफी कम था। टोटल ओवरऑल लिटरेसी 16% थी। इसमें से भी सबसे ज्यादा हमारे लिए जो टेंशन वाली बात थी वो फीमेल लिटरेसी थी, वो लेस देन 7%, यानी 7% से भी कम लिटरेसी लेवल था पूरे इंडिया के अंदर।
नेक्स्ट है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। उस टाइम पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी काफी ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि बच्चे के पैदा होने के बाद उसके 1 ईयर के अंदर उसकी डेथ हो जाना, उसे कहा जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब वो काफी ज्यादा हाई थी, उसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि जब बच्चे को पैदा होने के लिए जो एनवायरमेंट चाहिए होता था वो उस टाइम एनवायरमेंट नहीं मिल पाता था, इसलिए उसको पैदा होने के बाद कई सारी डिजीज हो जाती थी और लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से उसको मरना पड़ता था। और उस टाइम जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट थी वो अप्रोक्स 218 थी, यानी 1000 बच्चों में से 218 बच्चों की डेथ होती, 218 बच्चों की डेथ होती थी। लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे ये डेटा 2011 में डिक्रीज होकर के ओनली 44, यानी 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग आज 44 हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, यानी मोर्टिलिटी रेट ओनली 44 है। पर 1000 बर्थ में से 44 ही ऐसे होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है। यानी और ये सब किस वजह से हुआ है? लैक, ये सब मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने की वजह से, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी होने की वजह से ये इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट डिक्रीज होकर के 2011 में कितनी रह गई? ओनली 44%। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एवरेज जीने के ईयर। उस टाइम हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंडिया की कम थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लिटरेट नहीं थे, तो उनको ये कंफर्म नहीं रहता था कि एक आदमी को सर्वाइवल करने के लिए मिनिमम कितने न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, कितना पर डे आपको न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, क्या डाइट आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और भी कई सारे फैक्टर इसके अलावा है जो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के रीजन बनते हैं। और उस टाइम की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओनली 44 ईयर्स थी, यानी एवरेज एक पर्सन हमारी इकोनॉमी में कितने ईयर्स तक जिंदा रहेगा? 44 ईयर्स तक जिंदा रहेगा। तो बच्चों ये था हमारे पास डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। अब हम अगला पॉइंट लेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। देखिएगा, सबसे पहले ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि किसे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। यानी हमारी इंडिया की टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का कितना पार्ट प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है, जिसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है, कितना पार्ट सेकेंडरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड है जिसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है, और कितना पार्ट टर्सरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड है जिसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो उस टाइम हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था वो काफी ज्यादा डिफरेंट था। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अप्रोक्स 72 पॉइंट कुछ परसेंट पॉपुलेशन डिपेंड थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर अप्रोक्स 10 पॉइंट समथिंग पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन, और सर्विस सेक्टर की बात करें तो 17 पॉइंट समथिंग के आसपास। यानी ये पोर्शन था हमारी वर्किंग पॉपुलेशन का जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में था। अब आप ये देखिएगा 72% पॉपुलेशन केवल किस पर डिपेंड थी? एग्रीकल्चर सेक्टर पर। इसलिए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ओवर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। यानी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर प्रीडोमिनेंट हुआ करता था किस पर? इंडस्ट्रियल सेक्टर पर एंड टर्शियरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर पर, क्योंकि काफी ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन का मोस्ट ऑफ द पार्ट केवल और केवल कौन से सेक्टर में था? एग्रीकल्चर सेक्टर में 72 पॉइंट समथिंग। रीजनल वेरिएशन की बात करते हैं। रीजनल वेरिएशन का मतलब होता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी की कुछ स्टेट्स उस टाइम काफी ज्यादा डेवलप थी और कुछ स्टेट्स काफी कम डेवलप थी। अगर पार्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करें जिसमें आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड दो अलग से स्टेट वेस्ट बंगाल एंड बॉम्बे, ये कुछ ऐसी स्टेट थी जो विटनेस है इस चीज की कि यहाँ की वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के अंदर मूव हो रही थी। यानी यहाँ पर चीजें क्या हो रही है? फेवर में आ रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है इन स्टेट्स के अंदर। जबकि कुछ ऐसी स्टेट्स भी थी जैसे पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, तो यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादातर केवल और केवल कौन से सेक्टर में थी? एग्रीकल्चर सेक्टर में थी। यानी कुछ स्टेट्स वो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की तरफ आगे बढ़ रही है, जबकि कुछ स्टेट्स अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है। यानी रीजनल क्या आ रहा है? यहाँ पर वेरिएशन आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस अनबैलेंस ग्रोथ। देखिए उस टाइम इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी वो अनबैलेंस थी। किसी भी इकोनॉमी की बैलेंसिंग ग्रोथ तब कही जा सकती है जब उसका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर इक्वली तरीके से डेवलप हो।
लेकिन उस टाइम आपको पता है जब इतना पोर्शन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा हुआ है तो कहां से बैलेंसिंग ग्रोथ हो सकती है। इसलिए उस टाइम पर इंडियन इकोनॉमी की जो बैलेंस है वो भी अनबैलेंस ग्रोथ हुआ करती थी। नेक्स्ट बात करता है इस चैप्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, ये सबसे बड़ा काम उन्होंने करा, उनके लिए था इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन इसका एडवांटेज आज हमारी इंडियन इकोनॉमी में देखने के लिए मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है इकोनॉमी के अंदर रोड, इलेक्ट्रिसिटी, रेल, वाटर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सब चीजों को इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काउंट किया जाता है। और ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा, लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के पीछे टारगेट केवल और केवल खुद की इकोनॉमी को एडवांटेज देना था, न कि हमारी इकोनॉमी का एडवांटेज देना। लेकिन आज हमने उनके थ्रू दिए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना डेवलप कर लिया है कि आज हमारी इकोनॉमी खुद काफी ज्यादा इन चीजों को लेकर के डेवलप हो चुकी है। कहीं नई से नए एक्सपेरिमेंट इंडियन इकोनॉमी करे, ये मानना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर देने हमारे लिए किसकी है, ब्रिटिशर्स की है। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे। हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर रेलवे की स्टार्टिंग ब्रिटिश पीरियड में ही हुई और ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी के अंदर रेलवे की स्टार्टिंग करी। रेलवे की स्टार्टिंग इंडियन इकोनॉमी में 1850 के अंदर हुई, बिगिनिंग हुई है। लेकिन फर्स्ट रेल, अगर हम लोग फर्स्ट रेल की बात करें तो इंडिया में फर्स्ट रेल 1853 में चलाई गई थी बिटवीन मुंबई टू थाने, ठीक है। और रेलवे को आज इंडियन इकोनॉमी ने इतना डेवलप कर लिया है कि रेल नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में इंडिया का दूसरा या तीसरे नंबर का रेल नेटवर्क है। हम बात करते हैं रोड की फैसिलिटी भी वही प्रोवाइड करके गए हमें, यानी रोड बनाने में उन्होंने सिखाया। लेकिन इसके पीछे टारगेट हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना नहीं था, उनकी जो आर्मी थी उसको मोबिलाइज करना था एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, रॉ मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाना। इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ पर रोड की फैसिलिटी प्रोवाइड करी। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी हमें ब्रिटिशर्स ने ही दी। और कम्युनिकेशन की फैसिलिटी भी ब्रिटिशर्स हमें ही प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट स्टाम्प लॉन्च करा उन्होंने 1852 के अंदर और फर्स्ट टेलीग्राफ लॉन्च करा उन्होंने 1851 में। तो बच्चों, ये पूरा चैप्टर कवर हुआ है इस वीडियो में हमारा, जो हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी के अंदर। और फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये काफी बुराई हो गई यहाँ पर पे ब्रिटिशर्स की। एक इस चैप्टर में टॉपिक और आपको पढ़ने के लिए मिलेगा पॉजिटिव एडवांटेज ऑफ द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल हमें कई सारे पॉजिटिव चीजें भी देके गए जिसको अपन ओरली समझ सकते हैं। मॉनेटरी एक्सचेंज, यानी पहले हम लोग बार्टी सिस्टम में काम करते थे, ब्रिटिशर्स ने हमें मॉनेटरी एक्सचेंज में जीना सिखाया। यानी हम लोग क्या करते हैं आज प्रेजेंट टाइम पे जितने भी एक्सचेंज करते हैं वो सब मनी के थ्रू करते हैं, और ये भी ब्रिटिशर्स से भी सिखा के गए। रेलवे सबसे बड़ा एडवांटेज माना जाता है ब्रिटिशर्स की साइड से हमारे लिए, क्योंकि आज हमारा रेल नेटवर्क दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर पे खड़ा हुआ है। तो ये पूरा चैप्टर पढ़ा है वन शॉट में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे इस चैप्टर के वन बाय वन, काफी ज्यादा डिटेल से एग्रीकल्चर सेक्टर पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर, ये सारी वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। इसी तरीके से हम आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के काफी यूजफुल वीडियोस आपको लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू।